तो चलो बेटा पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहानी हो चुकी है बेटा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा, तो हम लोग अभी वेव ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में बेटा सबसे पहली बात ये जान लो कि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी। ये पहला चैप्टर है, छोटा सा है, ठीक है, ज़रूरी है। हाइगन्स वेव थ्योरी ये हम पढ़ेंगे। दूसरा इसमें चैप्टर है बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहाँ पर हम सेकेंड चैप्टर क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मेन स्कोरिंग चैप्टर यही है बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना। फिर एक एक दिन वाले हैं, जैसे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ना, ये छोटे चैप्टर्स हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, मेन हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसमें पढ़ना है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और फिर उसके बाद लास्ट में है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर बेटा इतने ही चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने हैं और हमारा काम बन जाएगा, और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। हाइगन्स वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे हाइगन्स वेव थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? हाइगन्स वेव थ्योरी, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में 4 चैप्टर है। मेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, यही आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, इसी में समय लगना है। इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलते हैं। ये एक दिन का है, एक लेक्चर का, ये भी एक लेक्चर का है, ये एक लेक्चर का है। तो वेव ऑप्टिक्स कहा जाए तो स्मॉल यूनिट है और इसमें स्कोरिंग भी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हाइगन्स वेव थ्योरी। लिखना है तो लिख लो, हाइगन्स वेव थ्योरी। हाँ, वो इसके बाद होगा ना। अब यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि लाइट में डुअल नेचर होता है। ये हम जानते हैं, लाइट में डुअल नेचर होता है, रे नेचर एंड वेव नेचर। तो वेव नेचर, यहाँ पर लाइट का वेव नेचर पढ़ना है, दरअसल वेव बिहेवियर पढ़ना है लाइट का। लाइट में वेव नेचर होता है, तो लाइट का ये वेव नेचर कब आपको पता पड़ेगा कि लाइट में वेव नेचर है? तो व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स विद एन ऑब्स्टैकल और एनी इंस्ट्रूमेंट विच हैविंग साइज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी बेटा लाइट का वेव नेचर तब शो करेगा, द वेव नेचर ऑफ लाइट, द वेव नेचर ऑफ लाइट, ये समझने वाली बात है बेटा कि द वेव नेचर ऑफ लाइट shown when light interacts with an obstacle or any instrument which size is comparable with wavelength of light, कंपेरेबल विद वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब भी किसी ऑब्स्टेकल का साइज
किसी ऑब्स्टेकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल होता है बेटा, तभी आपको वेव नेचर शो होगा। जैसे लेंस पे लाइट आगे गिरती थी तो लेंस का साइज बड़ा होता था ना, वेवलेंथ के कंपैरिजन में बड़ा होता था। लाइट की वेवलेंथ नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻⁹ या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, ऐसे समझो। तो उस ऑर्डर की अगर ऑब्स्टेकल की साइज होगी तभी आपको यहाँ पर वेव नेचर शो होगा। जैसे लेंस है बड़े साइज़ का, वहाँ रे नेचर शो होगा। मिरर है, वहाँ रे नेचर शो होगा। लेकिन अगर कोई होल है, अब वो होल बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, इतना छोटा कि वो लाइट के कंपैरेबल हो जाए, तो वहाँ पर आपको वेव नेचर ऑफ लाइट आपको एक्सपीरियंस होगा, है ना। लिखिएगा इसे। मिटा दिया जाए। ठीक, अब ध्यान दो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइगन्स वेव थ्योरी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी। देखिए बेटा, हाइगन वेव थ्योरी इम्पॉर्टेंट है ना। हाइगन्स वेव थ्योरी पे ही पूरा वेव ऑप्टिक्स टिका हुआ है। हाइगन्स वेव थ्योरी पर ही आप आगे की सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हाइगन्स वेव थ्योरी क्या है, इसको हमें समझना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बेटा, ये जो थ्योरी है वो क्या बताता है फाइनली। तो ये थ्योरी जो है डील करता है कि लाइट वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और वो मीडियम में कैसे प्रोपागेट करता है। तो इसका मतलब होता है बेसिकली कि दिस थ्योरी डील्स द propagation of light wave in a medium, propagation of light wave in a medium। यानी बेटा सबसे पहली बात ये थ्योरी बताता है कि किसी मीडियम में लाइट वेव कैसे प्रोपागेट करता है। लिखिए, अब इसमें कहानी दरअसल ये है बेटा, देखिए एक सच्चाई है कि हाइगन की वेव थ्योरी बाद में फेल हो गई थी, लेकिन हाइगन की वेव थ्योरी में जो कंसेप्ट है वो बड़ा यूज़फुल है। वो फेल नहीं हुआ, कंसेप्ट ठीक है, लेकिन थ्योरी में जो बातें कही गई वो गलत थी। अभी थ्योरी पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें अभी समझनी है। हाइगन्स वेव थ्योरी, सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि दिस थ्योरी डील्स द प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव का प्रोपागेशन मतलब वेव का आगे बढ़ना, वेव को आगे बढ़ने को प्रोपागेशन बोलते हैं। प्रोपागेशन मतलब आगे बढ़ रहा है, चलता चला जा रहा है। तो प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव इन अ मीडियम। हाइगन ने कहा था कि दरअसल जो लाइट वेव होता है उसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू हाइगन, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अकॉर्डिंग टू हाइगन ने कहा कि फॉर प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव को आगे बढ़ने के लिए, फॉर प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम इज रिक्वायर्ड। इन्होंने कहा कि यार लाइट वेव को ना आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए। प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव, मीडियम इज रिक्वायर्ड यानी मीडियम चाहिए। हाइगन ने ऐसा बोला, और आप जानते हैं ये कितना गलत है वो तो बाद में पता चला। जिस समय हाइगन ये बता रहे तो उस समय लोगों को खबर नहीं थी लाइट के बारे में, इसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं, वैक्यूम में लाइट चलती है। लेकिन ये तब की बात हो रही है जब ये पता ही नहीं था। तो हाइगन जो कह रहे थे वो सही मान लिया जा रहा था। अकॉर्डिंग टू हाइगन की फॉर प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव मीडियम इज रिक्वायर्ड।
लाइट वेव के आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। दैट इज़ लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, दैट इज़ लाइट वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव। लाइट वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है बेटा? जिस वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव, है ना। साउंड वेव जैसे मैकेनिकल वेव है, साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक वैसे ही उन्होंने, हाइगन ने बोला कि लाइट को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, दैट इज़ उन्होंने माना कि ये मैकेनिकल वेव है। मज़े की बात उन्होंने ये भी बता दिया कि जो लाइट वेव होता है बेटा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। देखिए कितनी अजीब सी बात है, लाइट वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कौन बताया? हाइगन ने। अकॉर्डिंग टू हाइगन, यानी सारी बातें हाइगन के अनुसार है, कहीं भी बातें हैं हाइगन ने जो कहा था, अकॉर्डिंग टू हाइगन लाइट वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि बेहद गलत था। क्या लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है? नहीं, लाइट वेव इज़ अ ट्रांसवर्स वेव ना, बेसिकली लाइट वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। गलत बात है, फिर भी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ज़रूरी है। लिखिए, यहाँ तक पहुँचिए। हो गया, मिटाए। हाइगन की वेव थ्योरी तो यहाँ तक ठीक है। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, हाइगन की वेव थ्योरी तो अभी पढ़ना बाकी है। अभी हाइगन ने क्या क्या कारनामे दिखाए वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे भी, है ना। अच्छा, इतनी में दो बात तो बहुत बेहद ही गलत है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है भाई। चलिए अब जरा सुनिएगा, जो मेन बात है इनका जो बहुत शानदार है, वो जिसका यूज़ हम अक्सर करेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं बेटा। देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं वो सुनिए। इन्होंने ये कहा वेव फ्रंट, ये बहुत अच्छा था, इसी वजह से हाइगन की वेव थ्योरी पढ़नी पड़ रही है। वेव फ्रंट ये ठीक था इनका, ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या है बेटा, इसको समझना पड़ेगा। वेव फ्रंट क्या है इसको समझना पड़ेगा। जैसे वेव फ्रंट को आप ऐसे समझो बेटा, पहले मैं आपको एक फील कराता हूँ, है ना। वेव फ्रंट आपको फील करना चाहिए। जैसे एक नदी है, उसमें मतलब सॉरी तालाब है, झील है, कोई पानी बिल्कुल रुका हुआ है, ठीक है बेटा, शांत है बिल्कुल। अब आप पत्थर ऐसे मारते हैं, पत्थर ऐसे गिरा देते हैं, डुबुक से डूब जाता है। आप पानी के सरफेस को देखते हैं तो छोटा सा सर्कल बनता है, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा, और वो तालाब के किनारे या झील के किनारे तक वो सर्कल पहुंच जाता है। तो आपने पत्थर यहाँ मारा है ना, पत्थर यहाँ मारा, ऐसे पानी में गिराया डुबुक ऐसे, और सर्कल बनता जा रहा, बनता जा रहा, बनता जा रहा, इस तरह से हम सर्कल देखते हैं। तो दरअसल ये इसी को वेव फ्रंट कहते हैं बेटा। वेव फ्रंट क्या है बेटा, अब इसको समझो। ये सर्कल बनानी, सारे पार्टिकल जो पार्टिकल पानी वाले हैं वो ऊपर आ गए, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना सर्कल बना, तो सर्कल जो बना उसमें सारे पार्टिकल ऊपर आ गए, फिर वो नीचे जाते हैं तो बगल वाले ऊपर उठ जाते हैं, तो सर्कल बड़ा हो जाता है। फिर वो नीचे आते हैं, उसके बाद वाला जो पार्टिकल है वो ऊपर उठता है तो बड़ा सर्कल दिखता है। तो जो सर्कल दिखता है बेटा दरअसल वही वेव फ्रंट है। अब होता क्या है, वहाँ तो 2D में, पानी तो एक 2D में है ना, पानी का सरफेस, तो वहाँ जो वेव चलता है वो 2D में चलता है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो हाइगन ने क्या बोला इसे समझिए, बहुत आसान है बेटा। हाइगन ने बोला कि देखो भैया, एक सोर्स है, लाइट सोर्स समझो। जैसे वहाँ पे पानी में पत्थर गिराते हैं तो वहाँ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, वो सोर्स कहते हैं उसको। तो यहाँ भी बोला कि लाइट सोर्स, ये सोर्स है जहाँ से लाइट एमिट होगा, यानी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। यही वो डिस्टर्बेंस, यही वो सोर्स है जहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो कोई भी बल्ब हम जलाते हैं जब ऐसे करके, तो उसमें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो पूरे 3D में ट्रैवल करता है। जैसे पॉइंट सोर्स है तो स्फेयर के रूप में, जैसे वहाँ सर्कल के रूप में फ्लो रहा था, उसी तरह यहाँ पर बेटा स्फेयर के रूप में, छोटा सा स्फेयर, फिर बड़ा स्फेयर, फिर और बड़ा स्फेयर, बोल रहा हूँ स्फेयर, ऐसे स्फेयर है ना, स्फेयर के सेंटर पे ये सोर्स ऐसा लगेगा।
तो दरअसल क्या होता है, ये डिस्टर्बेंस भेजेगा, वो डिस्टर्बेंस जो भेजेगा इसमें पार्टिकल, जो बगल वाला मीडियम का पार्टिकल है वो डिस्टर्ब होगा। जब ये पार्टिकल डिस्टर्ब होगा तो आगे वाला, उसके बाद वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, फिर उसके बाद वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, सब ऑसिलेट करने लगेंगे, फिर उसके बाद वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ऑसिलेट करेंगे, ऐसे ऑसिलेट करेंगे ना, इस तरह से डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता जाएगा। तो दरअसल यहाँ पर वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या है ये सुनिएगा। वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या है ये सुनिए। तो वेव फ्रंट इज़ अ सरफेस, ध्यान दीजिए बेटा, जैसे ये पॉइंट सोर्स है तो ये एक स्फेयर के जैसा बनेगा, छोटा सा स्फेयर, डिस्टर्बेंस फिर आगे बढ़ेगा तो बड़ा सा स्फेयर, फिर और बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो बड़ा सा स्फेयर। तो वेव फ्रंट क्या होता है, एक सरफेस होता है जिस पर मौजूद सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। सेम फेज का मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरा हाथ है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, अब ये मेरा हाथ इसको ज्वाइन करिए, अब साथ साथ ऑसिलेट करा, साथ साथ यहाँ बीच में आया, साथ साथ ऊपर गया, साथ साथ नीचे आया, इसको बोलते हैं सेम फेज में वाइब्रेट करना। अब मेरे 10 हाथ होते हैं और सब के सब एक साथ ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। सर क्या बोलते हैं इसको, सेम फेज का नाम देते हैं। तो हम बोलते हैं वेव फ्रंट क्या बेटा, तो वेव फ्रंट एक सरफेस है जिस पर मौजूद सभी मीडियम के पार्टिकल्स, मीडियम के जितने पार्टिकल इस पे मौजूद है वो एक साथ ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होते हैं सेम फेज में, तो इसी सरफेस को बोलते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, तो हम बोलते हैं इट इज़ अ सरफेस, इट इज़ अ सरफेस in a medium, in a medium, in a medium in which it is a surface in a medium on which the medium particles present on the surface vibrate in same phase, सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज़ अ सरफेस। जैसे ये सोर्स है, छोटा सा बल्ब है, छोटा सा बल्ब, ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप पत्थर मारते हैं ना तो सर्कल बनता है, तो यहाँ स्फेयर बनेगा। तो स्फेयर कैसे बनता है, कैसे बनता है स्फेयर, पानी में आप कंकड़ मारते हैं तो ये सर्कल कैसे बनता है, पानी के वहाँ पर उस रेडियस में सारे पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं तो एक साथ सर्कल बन जाता है। अगर कोई ऊपर एक नीचे होगा तो सर्कल बनेगा ही नहीं, सब एक साथ ऊपर उठते हैं, सब एक साथ ऊपर उठते हैं, फिर एक साथ नीचे आते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, तो हम बोलते हैं सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। तो जिस सरफेस पर सारे पार्टिकल्स एक साथ सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। लिखिए, गया। अब देखिए ध्यान से, अब देखो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये सोर्स है तो क्या यही एक वेव फ्रंट है, नहीं, ये छोटा वेव फ्रंट बनेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, बड़ा वेव फ्रंट बनेगा, फिर उससे बड़ा वेव फ्रंट बनेगा, फिर उससे और बड़ा वेव फ्रंट बनेगा, इस तरह से वेव फ्रंट बनता जाता है। तो आप देखते हैं ना, पत्थर मारते हैं तो छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा, और वो क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है। लाइक वैसे होता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, छोटा सा बल्ब जल गया तो समझो वेव फ्रंट छोटा सा बना, फिर बड़ा वेव फ्रंट, फिर बड़ा, फिर बड़ा, वही आगे चल रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर बेटा इस सोर्स से जो लाइट रेज निकलती है वो लाइट रेज हमेशा वेव फ्रंट को परपेंडिकुलरली काटती है। देखिए लाइट रेज हमेशा वेव फ्रंट को परपेंडिकुलरली काटती है, देखिए ऐसे काट रही है ना, तो हम बोलते हैं लाइट रेज ऑलवेज इंटरसेक्ट, लाइट रेज ऑलवेज इंटरसेक्ट
द वेव फ्रंट परपेंडिकुलरली, ऑलवेज इंटरसेक्ट द वेव फ्रंट परपेंडिकुलरली, यानी लाइट वेव हमेशा वेव फ्रंट को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? हो गया? ओके, मिटाया जाए। अब सुनो बेटा, देखिए अब यहां पर बेटा हमें पढ़ना है शेप ऑफ वेव फ्रंट्स, शेप ऑफ वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट के शेप्स, शेप ऑफ वेव फ्रंट्स। ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक्चुअली क्या होता है वेव फ्रंट, जैसे आप देखिए, एक बात सुनिए, जब आप कंकड़ मारते हैं तो आपको सर्कल बनता है, तो वो सर्कुलर जो शेप होता है बोलते हैं वेव फ्रंट सर्कुलर शेप में। आप जैसे यहाँ पर लाइट बल्ब जलाएंगे तो वेव फ्रंट का शेप स्फेरिकल होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर केस में जो वेव फ्रंट का शेप बने वो स्फेयर बने, ज़रूरी नहीं है। वो छोटा सा बल्ब के लिए हो सकता है, लेकिन लाइट रॉड हो, जैसे कोई ट्यूबलाइट होता है उसमें जो रॉड जलता है, तो उससे जो वेव फ्रंट है वैसा थोड़ी स्फेरिकल बने। हर किसी के लिए अलग अलग शेप होता है। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेनली हमें 3 पढ़ने हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला देखिए, ड्यू टू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अगर कभी बोलता है ड्यू टू पॉइंट सोर्स, ड्यू टू पॉइंट सोर्स, ध्यान दीजिएगा बेटा, यानी बहुत छोटा सा कोई लाइट सोर्स है ना। तो जैसे कि ये लाइट सोर्स है, छोटा सा बल्ब है, तो इससे जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा ऐसे, जिसके सेंटर पर ये सोर्स होगा, और लाइट रेज ऐसे करके परपेंडिकुलरली काटेगी, है ना, लाइट रेज ऐसे परपेंडिकुलरली काटेगी। तो जो मैंने वेव फ्रंट को समझाने के लिए एग्जांपल लिया था वो पॉइंट सोर्स का ही लिया था। तो यहाँ पर कैसा वेव फ्रंट होगा बेटा? स्फेरिकल होगा। पानी के सर पे जैसे सर्कल होता है तो वो तो 2D में है ना, ये तो 3D में लाइट चलती है, तो इसलिए स्फेरिकल शेप का होगा। देखने में लग रहा है सर्कल, लेकिन ये क्या है? 3D में ऐसे स्फेयर है बेटा, जिसके सेंटर पे ये स्फेयर है, ऐसा सोर्स है। क्लियर? और ये ऐसा है कि एक ही नहीं बनेगा, तो पहले बहुत छोटा सा स्फेयर, फिर बड़ा स्फेयर, फिर बड़ा स्फेयर, फिर बड़ा स्फेयर, फिर बड़ा स्फेयर, ऐसा बनता जाएगा। ठीक है? फिर देखिए दूसरा है बेटा, ड्यू टू लॉन्ग लाइन सोर्स, यानी बेटा लॉन्ग लाइन सोर्स, यानी बेटा अगर मान लीजिए ये लाइट रॉड है, ट्यूबलाइट वाला रॉड, लेकिन बहुत लंबा है, ये क्या बेटा? बहुत ही लंबा है, ये बहुत ही लंबा है, लाइट रॉड है, जलने वाला रॉड है ना, बहुत लंबा है। तो उस केस में बेटा जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा। वो क्या होगा? स्फेरिकल शेप, सॉरी सिलेंड्रिकल शेप का। कैसा बेटा? ये सिलेंड्रिकल है। जैसे कभी भी आप रॉड को ऑन करते हैं ना, ट्यूबलाइट वाला रॉड देखा होगा ना, रॉड ऐसे, तो ट्यूबलाइट वाला रॉड को ऑन करते हैं, मान लो बहुत बड़ा सा है, तो उसमें जो वेव फ्रंट बनेगा वो पहले सिलेंडर बनेगा, ऐसे सिलेंडर, फिर बड़ा सिलेंडर, फिर बड़ा सिलेंडर, फिर बड़ा सिलेंडर, ऐसे होता जाएगा। और इसमें जो लाइट रेज होंगी वो सिलेंडर के सरफेस को परपेंडिकुलरली काटेंगे। देखो लाइट रेज होगा वो सिलेंडर के सरफेस को परपेंडिकुलरली काटेगा। ये क्या है? लाइट रेज है, और ये क्या है? वेव फ्रंट है। कैसा शेप का है? तो सिलेंड्रिकल। आपसे पूछा जाएगा बताओ सिलेंड्रिकल शेप का वेव फ्रंट कब मिलता है? तो हम बोलते हैं लॉन्ग लाइन सोर्स। ये लॉन्ग लाइन सोर्स है ना बेटा? लिखो, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, लाइन सोर्स यानी स्ट्रेट लाइन का है।
हो गया? अच्छा, अब देखो, ध्यान दो, देखो शेप ऑफ वेव फ्रंट 3 है बेटा, याद कर जाओ, ज़्यादा इसमें ना नासा की टेक्नोलॉजी मत लगा लेना, सीधा सीधा है। ड्यू टू डिस्टेंट सोर्स, ड्यू टू डिस्टेंट सोर्स, डिस्टेंट सोर्स का मतलब क्या होता है? जो सोर्स बहुत दूर हो, या फिर आप ये समझो कि वेव फ्रंट बनाना है जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ से आती है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है, उस केस में वेव फ्रंट कैसा बनाना है? उस केस में बेटा आपको वेव फ्रंट बनाना है, जैसे देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, अच्छा ये लाइट रे है, वेव फ्रंट कैसा होता है? लाइट रे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेटा वेव फ्रंट बिल्कुल प्लेन होगा, क्योंकि हर पॉइंट लाइट रे के परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हम लोग कभी बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का मतलब क्या हुआ? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। हम बोलते हैं ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे, और लाइट ऐसे ऐसे पार कर रही है। हो गया? देखिए, जैसे देखिए बेटा, आप सोचिए, अब जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये फोकस है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहीं पर रख दिए, कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट शेप का। किस तरह का वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा? स्फेरिकल, है ना। अच्छा, और देखिए ऑब्जेक्ट से लाइट जब यहाँ लेंस पर गिरेगी तो क्या होगी बताइए जल्दी? तो रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से पास होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब आप सोचिए बेटा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से कैसा, पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना, जिसमें सेंटर ये रहेगा और ये देखिए छोटा सा स्फेयर, फिर बड़ा स्फेयर, इस तरह का स्फेरिकल वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस पे गिरेगा। अब ये कैसा हो गया? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो वेव फ्रंट कैसा हो गया? देखिए प्लेन वेव फ्रंट हो गया। बताया ना कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन। तो देखिए यहाँ पर ये लेंस क्या करा? स्फेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में बदल दिया। स्फेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में बदल दिया। अब जैसे देखिए, कभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आती है। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई तो क्या होगा? फोकस की तरफ मुड़ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं वेव फ्रंट बनाऊँ तो देखो, हम बोलेंगे सर ये प्लेन वेव फ्रंट आ रही है। कैसे? लाइट ऐसे चल रही तो वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट ऐसे आ रही है तो वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा? तो ये बड़ा सा, फिर छोटा सा, इसकी तरफ। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर प्लेन से स्फेरिकल बना दिया, यहाँ स्फेरिकल से प्लेन बना दिया। हो गया?
मिटा दें। देखो बेटा, अब आ जाओ हाइगन की थ्योरी। हाइगन ने जो कहा, गलत बात कहा, लेकिन क्या कहा सुन लो। हाइगन्स प्रिंसिपल, देखो हाइगन ने बेटा दो प्रिंसिपल दिए, इसलिए हाइगन्स फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं पहले। हाइगन का फर्स्ट प्रिंसिपल, हाइगन ने दो प्रिंसिपल दिए लाइट के प्रोपगेशन के संबंध में, कि लाइट मीडियम में आगे बढ़ती है, इसके लिए हाइगन ने दो प्रिंसिपल दिए, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड द सेकंड प्रिंसिपल। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइगन्स फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। हाइगन्स फर्स्ट प्रिंसिपल में ये कहा गया कि देखो, जैसे एक एग्जांपल के लिए हम पॉइंट सोर्स बना लेते हैं, जिससे समझना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये वेव फ्रंट बनाते हैं जो स्फेरिकल शेप का होगा, जिसके सेंटर पे ये सोर्स आ रहा है, ठीक है। हम जानते हैं बेटा कि इस स्फेयर पर जितने भी मीडियम के पार्टिकल होंगे वो किस तरह से वाइब्रेट कर रहे होंगे, सेम फेज में। जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब सेम फेज में वाइब्रेट कर, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, जितने भी होंगे इस सरफेस पर मौजूद, इस स्फेयर पर, वो सब सेम फेज में। सेम फेज का मतलब ऐसे ऊपर नीचे, तो सब ऊपर नीचे एक साथ ऐसे समझ के चलना, आगे पीछे एक साथ समझ के चलना, ठीक। क्या होता है बेटा कि जब ये ऑसिलेट करते हैं तो ये जो वेव फ्रंट पर जो पार्टिकल होते हैं वो उसी तरह से डिस्टर्बेंस आगे भेजते हैं जिस तरह से ओरिजिनल सोर्स प्रोड्यूस करके आगे भेजता है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हाइगन्स फर्स्ट प्रिंसिपल कि वेव फ्रंट पर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करते हैं। ऐसा लगता है एक सोर्स से पहले 10, फिर 100, फिर लाख, फिर करोड़, फिर अरब, ऐसे करके चल रहा है। यानी बेटा वेव फ्रंट पर मौजूद सारे के सारे पार्टिकल्स कैसा काम करते हैं, न्यू सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह। और न्यू सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसे देख रहे हो एक सोर्स से कई सारे सोर्स बन गए, न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करते हैं। और वो डिस्टर्बेंस, जैसे ये डिस्टर्बेंस भेजता है ना, प्रोड्यूस किया, पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, फिर वो पार्टिकल आगे को, फिर इसको आगे को, तो ये जो है नए सोर्स की तरह काम करते हैं और ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं और ये डिस्टर्बेंस भेजते हैं उसी तरह से जैसे कि ओरिजिनल सोर्स भेजता है। तो सिंपल सी बात है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, द पार्टिकल्स present on the wave front behave like new sources of light, which sends disturbances in the same manner, as the original source sends, है ना बेटा। एक सोर्स से कई सोर्स बन गए, ऐसा फील करो, एक सोर्स से कई सारे सोर्स बन गए, ठीक है। एक सोर्स जिस तरह से डिस्टर्बेंस भेज रहा है, वेव फ्रंट पर मौजूद सभी पार्टिकल नए सोर्स की तरह काम करते हैं। ये ऑसिलेट कर रहा है, ये बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा, यानी डिस्टर्बेंस भेजेगा। जैसे ये भेज रहा है वैसे हर पार्टिकल वेव फ्रंट पर नए सोर्स की तरह काम कर गया। ये जो न्यू सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, ये जो न्यू सोर्सेज हैं बेटा ऑफ लाइट, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। क्या बोलते हैं? न्यू सोर्सेज ऑफ लाइट आर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज। इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। और ये जो डिस्टर्बेंस भेजते हैं बेटा, इनको बोलते हैं वेवलेट्स, है ना। द डिस्टर्बेंस सेट बाय द डिस्टर्बेंसेज
secondary sources are called वेवलेट्स। इसे हम बोलते हैं वेवलेट्स। क्या बोलते हैं उस डिस्टर्बेंस को? बोलते हैं वेवलेट्स। सोर्सेज को बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज और डिस्टर्बेंस को बोलते हैं वेवलेट। ठीक है बेटा, तो जल्दी जल्दी लिखिएगा, पहुँचिएगा। ये हाइगन्स का पहला प्रिंसिपल है, सिंपल कहानी है। हो गया? हाँ भाई, मिटा दूँ तो ये था हाइगन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, आसान है, समझने की कोशिश करो। आसान है, बहुत आसान है। मिटा दें? चलिए अब देखिए हाइगन्स सेकेंड प्रिंसिपल। हाइगन्स सेकेंड प्रिंसिपल देखिए बेटा, हाइगन्स सेकेंड प्रिंसिपल समझिए। हाइगन्स सेकेंड प्रिंसिपल देखिए, देखिए आसान है। देखिए अब क्या बेटा, हाइगन्स सेकेंड प्रिंसिपल ऐसे समझिए। समझाने के लिए मैं फिर से पॉइंट सोर्स ले रहा हूँ, और ये कोई वेवफ्रंट है, होगा स्फेरिकल वेवफ्रंट। अब इस पे पार्टिकल मौजूद है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल। ठीक है बेटा, चलिए। क्या ये डिस्टर्बेंस भेजेगा? क्या ये न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेगा? यस सर। क्या ये भी न्यू सोर्स की तरह? यस। न्यू सोर्स, न्यू सोर्स, न्यू सोर्स, इन्हें क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सोर्सेज। और ये डिस्टर्बेंस वैसे ही भेजेगा जैसे ये भेजता है। तो क्या होता है बेटा कि ये जो कोई पार्टिकल है, आपको ये मीडियम का पार्टिकल है, बेचारा कुछ नहीं कर रहा, बेचारा बैठा हुआ है ना, बीच में कोई पार्टिकल नहीं है। इसके बाद ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एक पार्टिकल के बाद ये पार्टिकल। अब ये जो डिस्टर्बेंस भेजेगा, ये यहाँ पर जो है इसको ऑसिलेट कराएगा, वाइब्रेट कराएगा आगे पीछे, क्योंकि जब ये ऑसिलेट कराएगा तो इसको धकेलेगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ ऑसिलेट कराएगा। तो ये भी तो यहाँ पर पहुँचेगा डिस्टर्बेंस, इसके द्वारा डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुँचेगा। जैसे आप पत्थर मारते हैं तो इसका सर्कल ऐसे बनता है, सर्कल बनता है, वो सर्कल यहाँ पहुँचेगा। यहाँ भी पत्थर मारे हो तो सर्कल ये, सर्कल ये, सर्कल ये। बहुत आसानी समझने के लिए समझो कि आपने पानी में, जैसे ये पानी है और बेटा आप यहाँ पर ये पानी देख रहे हो, पानी का झील का सरफेस, एक पत्थर यहाँ मारो, एक पत्थर यहाँ मारो, दो पत्थर मार दो। अब इस पॉइंट को देखो, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पत्थर मारोगे तो इसका सर्कल ऐसे बनता बनता आगे जाएगा यहाँ पर, और इसका पत्थर मारोगे तो इसका सर्कल बढ़ते बढ़ते यहाँ पर, दोनों एक साथ पहुँचेंगे, है ना। तो यहाँ पर बेटा इस पॉइंट पर दो सर्कल पहुँचेंगे, यानी दो डिस्टर्बेंस पहुँचेंगे। एक यहाँ पर पत्थर मारा, एक साथ पत्थर गिराओ, टप, तो दोनों से सर्कल बनेगा, टकराएगा, वो सर्कल टकराएगा ना, तो हम बोलते हैं इसको सुपर पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन है एक साथ आ जाना, दो सर्कल एक साथ आ जाएगा, तो सुपर पोजिशन। तो यहाँ पर बेटा इस पॉइंट पर क्या होता है, एक साथ ये इनके भी तो पहुँचेंगे, इनके भी तो पहुँचेंगे, तो सुपर पोजिशन होता है। सुपर पोजिशन जो होता है वो दो तरह का होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं सुपर पोजिशन दो तरह का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव हमने बताया है, देखिए कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, जैसे रस्सी, ये पल्स है और ये पल्स है, अब दो पल्स ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पर सुपर इम्पोज होंगे तो बड़ा सा पल्स बनेगा, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, एक पल्स ऐसे रस्सी पे आ रहा है और एक पल्स उल्टा आ रहा है, यहाँ पर मिलेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, जब मिलेगा तो एक दूसरे को काट देगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। और इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट करेगा, दोनों वे पल्स को जोड़ के बड़ा पल्स बना देगा। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्ट कर देगा, एक पल्स और ये पल्स एक दूसरे को ख़त्म कर देगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो ये किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ वाला पॉइंट हो सकता है कंस्ट्रक्टिव हो, यहाँ पर हो डिस्ट्रक्टिव हो, ऊपर जाए तो कंस्ट्रक्टिव हो, नीचे जाए तो डिस्ट्रक्टिव हो। तो किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव मिलता है, किसी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव मिलता है। पॉइंट बहुत सिंपल सा है। तो मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए। तो मैं पहले समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ
ये सोर्स है, ये वेव फ्रंट है। ये आप बोलेंगे सर पूरा नहीं, अरे पूरा बना लो, थोड़ा सा ही बनाया, पोर्शन बना के समझा रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। अब ये सोर्स, ये पार्टिकल है, न्यू सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स। तो इनसे जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इससे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसी पॉइंट पर मिलते हैं, टकराते हैं। तो हम लोग देखते हैं बेटा, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, कहीं पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है ना। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव होता है बेटा, उसको मिला देते हैं ऐसे। जैसे कभी आप प्रोटेक्टर से बनाते थे, ये जैसे कंपास से बनाते थे, ऐसे निडल को ऐसे लगाते थे और पेंसिल से ऐसे घुमाते थे, वैसे ही समझो। निडल यहाँ लगाया, पेंसिल से ऐसे घुमाया, फिर निडल यहाँ लगाया, पेंसिल से ऐसे घुमाया, फिर निडल लगाया, पेंसिल से घुमाया, फिर निडल लगाया, पेंसिल से घुमाया। क्यों घुमा रहा हूँ? क्योंकि ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहे हैं। जैसे ये पॉइंट ए पर जितना रेडियस है उतना ही रेडियस इधर, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव, जितना रेडियस है यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव। तो देखिए ये पॉइंट, बिल्कुल ये पॉइंट, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव। इन सारे कंस्ट्रक्टिव वाले पॉइंट को मिलाओगे तो वी गेट द न्यू वेव फ्रंट, वी गेट द न्यू वेव फ्रंट। इसीलिए बेटा हाइगन्स सेकेंड प्रिंसिपल को बेटा कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल भी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल में ये बताया गया बेटा कि वेव फ्रंट कैसे बनता है, अगला वेव फ्रंट कैसे बनेगा, एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल कैसे बनता पानी के सरफेस पे। तो बोला कि ये जो है नए सोर्स की तरह काम करते हैं। लाइट यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगी? तो हम बोलते हैं सर डिस्टेंस इस पर, मान लीजिए यहाँ से टी टाइम में पहुँचा, तो ये जो रेडियस होगा वो c इंटू डेल्टा टी होगा। लाइट की स्पीड को c से दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ कंस्ट्रक्टिव हुआ, उतने टाइम में यहाँ भी तो लाइट जाएगी, c डेल्टा टी। c क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। डेल्टा टी क्या है? टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने का। उतने रेडियस का मैंने अपना जो है कंपास से ऐसे सर्कल बना दिया, फिर ऐसे आर्क बनाया। आर्क समझते हो ना? आर्क, ऐसे कंपास लिया और ऐसे करके पेंसिल से बनाते थे बचपन में, वही है। ऐसे कंपास लिया और c डेल्टा टी का रेडियस बना दिया, ऐसे आर्क बना दिया, फिर यहाँ आर्क बनाया, फिर यहाँ आर्क बनाया और उनको मिला दिया। तो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। यानी इस वेव फ्रंट के बाद अगला वेव फ्रंट ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रिंसिपल द wavelets sent by new sources या sent by secondary sources superimpose to each other, है ना बेटा? जो डिस्टर्बेंस भेज रहा है वो सुपर इम्पोज, ये फाइनल बनाया, सुपरपोजिशन के बाद बनाया मैंने। सेंट बाय सेकेंडरी सोर्सेज सुपर इम्पोज टू ईच अदर, एक दूसरे से सुपर इम्पोज होते हैं, है ना। एंड वी गेट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है उनको मिला देते हैं। तो व्हेन पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन be joined, then we get a surface, which will be the next wave front। ये है कहानी।
तो हाइगन्स फर्स्ट प्रिंसिपल और हाइगन्स सेकंड प्रिंसिपल रटने वाला है, याद करने वाला है, ज़्यादा इसमें रिसर्च डेवलपमेंट है ना, खुदाई, हड़प्पा की खुदाई, ये सब नहीं करना है। सिंपल कहानी है, याद कर जाओ। हो गया? ये क्या है? सैनिटाइजर है? क्या बात है, प्रिकॉशन लेना चाहिए, ज़रूरी है। हो गया बेटा? तुम लोग का ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जैसे 2 फिजिक्स रखो, सही रहेगा। 3 में तो रायता फैल जाता है। 2 फिजिक्स रखो, वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लो। 2 करो सब, शुरुआत के सुबह के 2 लेक्चर किया करो बस। हाँ, और उसके बाद जब ये कंप्लीट होता है फिर वो देख लेना रहेगा। पहले ये कंप्लीट कर लो चैप्टर्स, वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है रे और रे ऑप्टिक्स करना, ठीक है। पहले कंप्लीट करना इस चैप्टर को पूरा। वेव ऑप्टिक्स जिस दिन कंप्लीट कर लें, सवाल वाल करा लें, उसके बाद फिर अपना रे ऑप्टिक्स की रिकॉर्डिंग ले लेना, रिकॉर्डिंग देखते रहना। हाँ, तो अभी इसके बाद रे ऑप्टिक्स होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी ये टाइम है, फिर थोड़ी देर बाद फिर रे ऑप्टिक्स की रिकॉर्डिंग है। बैचेज अलग अलग है ना, सभी बैचेज में जाने हैं ना। हाँ, इसको लगा कि एक ही बैच में दोनों जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये दूसरे बैच के लिए बन रहा है, तुम्हारे बैच से थोड़ी ना बन रहा है ये। हो गया बेटा? वो तो तुम क्लास में बैठी हो तो तुम्हें जो चॉइस है तुम कर लो। क्लास तो रेगुलर चलनी है अभी तो। अभी नहीं जाएगी, वो जाएगी जब रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होगी तब। ये किसी और बैच के लिए जा रहा है। हाँ हाँ, 12th के लिए। तुम्हारे बैच में जाएगी, इसके बाद आएगा नंबर। नहीं नहीं, जल्दी के चक्कर में मत रहो, बहुत देर बाद एग्ज़ाम है अभी। मैंने बोला कि अभी बहुत देर है एग्ज़ाम में, बहुत देर है अभी तो कुछ है ही नहीं, फॉर्म भी नहीं आएगा अभी तो। लेट और होगा, अभी डिले होगा, देखना तुम, अभी डिले होगा। ये सितंबर जाएगा, देखना सितंबर खींच जाएगा, वो रायता ही फैलेगा। देखो देखो, हाइगन्स के दोनों प्रिंसिपल पढ़ लिए। पहला प्रिंसिपल बोलता है वेव फ्रंट पर के पार्टिकल नए सोर्स की तरह काम करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल बोलता है कि जो नए सोर्स है उसका डिस्टर्बेंस जो है एक दूसरे से टकराते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्टिव होता है उनको जोड़ लो, नया वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, सिंपल है। जो 2 लाइन बोला यही बेसिकली है, इतने को आपको याद रखना चाहिए। अब देखो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए हाइगन ने अपने थ्योरी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है वो प्रूफ कर दिया। देखिए हम लोग क्या जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है, यानी प्रूफ बाय गॉस, ये हाइगन्स थ्योरी, प्रूफ बाय हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी, प्रूव्ड बाय हाइगन्स वेव थ्योरी से प्रूफ किया गया। अब देखो कैसे, जैसे देखो बेटा, बिल्कुल आराम से समझना। ये मिरर है,
ये प्लेन मिरर है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल आई अपॉन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो कैसे प्रूव किया इसने बोला देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिराओ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिर रहा है, चलो गिरा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो वेव फ्रंट देखो, वेव फ्रंट ये होगा, वेव फ्रंट वो सरफेस होता है जो रे के परपेंडिकुलर होता है, ये वेव फ्रंट है। जैसे मान लो एम पर गिरा ये, तो एम और एन इज अ वेव फ्रंट। बोलो क्लियर? वेव फ्रंट ऐसे ही होगा ना पैरेलल बीम ऑफ लाइट, प्लेन वेव फ्रंट तो भी पढ़ा था हम लोगों ने ना। ठीक, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, प्लेन के नॉर्मल है, ठीक है, और ये वेव फ्रंट है। अब आप सोच के देखो बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर गिरा, ठीक, अच्छा, ये 90 डिग्री है। अब आप सोचो वेव फ्रंट पर ये एक पार्टिकल, मान लो वेव फ्रंट पर ये पार्टिकल और वेव फ्रंट पर ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है वो डिस्टर्बेंस भेजता है, डिस्टर्बेंस भेजेगा। जितने टाइम में इसका डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, क्या उतने ही टाइम में इसका डिस्टर्बेंस कहीं इधर पहुँचेगा? नहीं समझ में आया। अभी हमने पढ़ा कि ये जो है सोर्स होता है, हाइगर नेबुला वेव फ्रंट पर जो पार्टिकल है वो डिस्टर्बेंस भेजता है, उसी तरह ये भी डिस्टर्बेंस भेजेगा, ठीक है। अब आप सोचो बेटा, ये जो पार्टिकल है ये तो इधर डिस्टर्बेंस भेज नहीं सकेगा क्योंकि मिरर है, तो सरफेस है, इधर जा नहीं सकता है, तो इसका वेव फ्रंट, इसका जो डिस्टर्बेंस है इधर आएगा, ऊपर आएगा। रिफ्लेक्शन तो ही ना होता है, रिफ्लेक्शन है तो उसी मीडियम में लौट जाता है। तो अभी डिस्टर्बेंस जो है इधर की तरफ मिलेगा इसका, और इसका डिस्टर्बेंस जो है वो इधर इधर चारों तरफ ऐसे करके फैलेगा, है ना। बोलो क्लियर? अब होता क्या है बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, हम लोग हमेशा जो डिस्टर्बेंस होता है आगे भेजते हैं, पीछे की तरफ नहीं भेजते हैं। जैसे लाइट रे इधर से आ रही है तो डिस्टर्बेंस इधर जाएगी। नए सोर्स में भी थोड़ा सा फर्क है, आप बोलते हैं सर ये सोर्स तो चारों तरफ डिस्टर्बेंस भेजेगा, ये सोर्स चारों तरफ नहीं भेजेगा, फर्स्ट हाफ में आधे की तरफ भेजेगा, केवल पीछे की तरफ नहीं भेजता डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा ऐसा थोड़ी ना होता कि कंकड़ मारा तो सर्कल बना तो पीछे भी सर्कल आ रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमेशा डिस्टर्बेंस आगे की तरफ भेजता है, पीछे नहीं भेजेगा। कहते नए सोर्स की तरह है, वो डिस्टर्बेंस भेजता है उस तरह से जैसे ये भेजता है, लेकिन ये चारों तरफ भेज रहा है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ऊपर नीचे सब, ये केवल आगे आगे भेजता है डिस्टर्बेंस, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी बेटा ये डिस्टर्बेंस आगे आगे भेजेगा, तो ये इसका डिस्टर्बेंस आगे जाएगा और इसका डिस्टर्बेंस इधर की साइड जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर आनी है लाइट। अब प्रॉब्लम ये होती है, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा डिस्टर्बेंस, उतने टाइम इसका डिस्टर्बेंस कहीं इधर पहुँच जाएगा, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? सोचो, अब सोचो, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से सुनना। ये लाइट रे जो आया वो रिफ्लेक्शन के बाद मान लो इधर गया, नहीं आया समझ में? ये लाइट रे जो आया, ये जो लाइट रे आया फर्स्ट एंड सेकेंड रे, ये जो रे आया फर्स्ट वाला देखना, ये रिफ्लेक्ट होगा और इधर जाएगा, इधर जाएगा, जाएगा ना। अच्छा भाई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बनाएगा, बनाएगा ना भाई। अब आप सोच के देखो, एन से एन डैश तक पहुंचने में जितना टाइम लगाएगा वो टाइम होगा कितना, या ये डिस्टेंस होगा कितना? अगर टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा तो क्या ये डिस्टेंस सी टी होगा? जल्दी बताओ। मान लो यहाँ से यहाँ तक लाइट को पहुँचने में टी टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? सी इंटू टी डिस्टेंस होगा। क्या उतने ही टाइम में ये जो लाइट होगी वो कहीं यहाँ पहुँच जाएगी मान लो, या यहाँ पहुँच गई मान लो टी टाइम में? क्योंकि टी टाइम में एयर में ये सी स्पीड होती है, टी टाइम में ये डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँचा, उतने टाइम में यहाँ पहुँचेगा। जैसे मैं बोलूँ ये टी टाइम में यहाँ पहुँच गया, तो ये भी तो टी टाइम में सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन द सेम टाइम। तो टी टाइम में अगर ये यहाँ पहुँचा तो क्या ये टी टाइम में यहाँ पहुँच गया? बोलो पहुँचा? बोलो क्लियर? अब आप सोच के देखो, ये रिफ्लेक्टेड लाइट ये है और अब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ के बाद रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, तो क्या ये वेवफ्रंट नया वाला ये नहीं बनेगा? सोच के देखो, ये नया वाला वेवफ्रंट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ के बाद लाइट किधर जाएगी? सोचो, यहाँ के बाद लाइट इधर जाएगी, जाएगी ना। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो सोचो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अब ये तो सोचो बीम ऐसे पैरेलल है तो इसका वेवफ्रंट ये बनेगा। जैसे लाइट ऐसे आ रही थी तो इसका वेवफ्रंट ये, इंसिडेंट वेवफ्रंट। अब लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी तो इसका वेवफ्रंट ये। बोलो क्लियर? जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँची उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँची, क्या ये डिस्टेंस भी सी टी के इक्वल नहीं होगा? अगर मैं इसको ए बी बोलूँ,
क्या ए से बी की, एम से बी की वैल्यू क्या एन से एन डैश के बराबर नहीं है? जल्दी बताओ। क्योंकि जितने टाइम में यहाँ पहुँचा उतने टाइम में कहीं यहाँ पहुँचा, तो वेव फ्रंट हमारा ऐसा बनेगा। वेव फ्रंट बनाने का बहुत सिंपल नियम है। ये टी टाइम में सी टी रेडियस, ये ऐसे प्रोटेक्टर पेंसिल ऐसे खींच लो और ये टेंजेंट ऐसे बना दो, फिर ये है ना कंपास ऐसे रखो और ऐसे करके घुमाओ सी टी रेडियस का, जितना रेडियस का उतने रेडियस का यहाँ खींचो, ऐसे खींचा और ऐसे टेंजेंट बना दो। इन सभी को मिला दो नया वेव फ्रंट। अब सोच के देखो, ज़रा दिमाग लगाओ, खोपड़ी लगाओ, कुछ नहीं इसमें। इस डायग्राम को देखो, ऐसे समझो। ये मैंने कहा कि बेटा लाइट रे ऐसे आया, ये लाइट रे ऐसे आया, वेव फ्रंट ये हो गया। अब वेव फ्रंट का ये पार्टिकल और ये पार्टिकल पे फोकस करो केवल। इसको मैंने बोला एम, इसको बोला एन। अब इसको भूल जाओ बेटा, अब इसको भूल जाओ। ये सोचो वेव फ्रंट है। अब मैंने सोचा कि ये जितने देर में यहाँ पहुँचेगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, तो मैंने कहा एक काम करो, ये रेडियस कितना है, सी टी है, कंपास को सी टी रेडियस तक फैला दो, नीडल यहाँ रखो और ऐसे बना दो टेंजेंट, मतलब आर्क बना दो। ठीक, उतना ही यहाँ पर फिर रखो और ऐसे करके आर्क बना दो। आर्क बना दिया सी टी रेडियस का। अब इसको इससे मिलाओ और देखो कि ये 90 डिग्री होना चाहिए इसके साथ, चूँकि लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होगी, इसके साथ 90 डिग्री। देखो लाइट यहाँ पर आएगी और इधर रिफ्लेक्ट होगी, तो वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी इस लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन बना दिया। तो सिंपल सी बात है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। नहीं आया। तो बताओ एन से एन डैश सी इंटू टी डिस्टेंस है, तो एम से बी का भी डिस्टेंस कितना होगा, सी इंटू टी। अच्छा बेटा, बिल्कुल आराम से समझना, आसान है। एन से एन डैश की वैल्यू मैंने बोला सी इंटू टी, तो बताइए एम से बी तक की भी वैल्यू कितनी होगी, सी इंटू टी होगी, पक्का। अच्छा, अब जरा दिमाग लगाओ, ये एम एन क्या है बेटा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। लाइट रे ऐसे आ रही है ऐसे। अच्छा सोचो ये आई है और ये 90 है, तो क्या ये 90 माइनस आई होगा, क्या ये 90 माइनस आई है, ये 90 डिग्री है, तो क्या ये आई होगा, बताओ। नहीं आया। यहाँ देखो ये मिरर है, लाइट रे ऐसे आ रही है, क्या इसका वेव फ्रंट ये है, मैंने बोला नॉर्मल के साथ आई एंगल, और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा बेटा, 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा, आई। नहीं आया। तो ये वाला आई, अच्छा ये वाला आई होगा ना, सॉरी ये आई होगा, सॉरी ये नहीं, ये आई है, बोलो क्लियर। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे को देखो, यहाँ बनाता हूँ, समझाता हूँ ठीक से। ये लाइट यहाँ से ऐसे करके ऐसे गई, और ये लाइट जो है ऐसे करके ऐसे गई, रिफ्लेक्टेड रे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये नॉर्मल के साथ आर एंगल बना रहा है, ये नॉर्मल के साथ आर एंगल, यही बन रहा है ना बेटा, आर एंगल। इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ आर, ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, ये आर है। अच्छा सोचो, अगर ये आर है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या ये 90 माइनस आर होगा, तो क्या ये एंगल आर होगा। नहीं आया। थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा आया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड थोड़ा थोड़ा आया भाई, चलो बढ़िया है। अच्छा चलो देखो एक मिनट, चलो समझने की कोशिश करना, है बहुत ही सिंपल। अच्छा चलो, ये डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ ना ताकि आपके समझ में आए। अब पहले पूरा बना लेता डायग्राम। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। ये क्लियर है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, मिरर पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगी, ठीक, रिफ्लेक्ट होगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, क्यों भाई, सही है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक। अच्छा, अब बेटा जो मैं बना रहा हूँ, वेव फ्रंट बना रहा हूँ, इसका वेव फ्रंट ऐसे बनाऊंगा। ये देखिए इसका वेव फ्रंट, ये ऐसे समझ में आ रहा है वेव फ्रंट, ये मैं m और ये n बना रहा हूँ। ये इंसिडेंट रे के हिसाब से पहले सोच रहा हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, सही चल रहा, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा, अब ये लाइट ऐसे जा रही है, तो क्या इसका वेव फ्रंट ऐसे नहीं होगा,
ठीक है। थोड़ी देर में बस। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, इसको मैंने एन डैश माना, इसको मैंने बी मान लिया, ऐसे ही क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नाम तो देना है। अच्छा सोचो, इसको देखो, ये नॉर्मल है आई, और इसको देखो ये वेव फ्रंट है, दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, तो क्या ये 90 माइनस आई होगा? सोचो ये 90 माइनस, या आर यहाँ से हटा देते हैं, आपको शायद चक्कर गिन्नी की तरह घूम जा रहे हैं आप, आर यहाँ बना दे रहे हैं, ये लाइट आई और ये आर, ठीक है। क्या ये 90 माइनस आई होगा? क्योंकि ये वेव फ्रंट है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, आई तो आई, तो क्या ये आई होगा? पहली बात तो जितने टाइम में एन से एन डैश पहुँचा लाइट सी इंटू टी, क्या उतना ही टाइम में एम से बी तक पहुँचा लाइट, क्योंकि जितने टाइम में ये पहुँचा उतने टाइम में यहाँ पहुँच गया, एम से बी ये सी टी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ये एंगल आई, अच्छा अब ये एंगल देखना बेटा, आर ये है, क्या ये 90 माइनस आर होगा? तो क्या ये आर होगा? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब जरा ट्रायंगल को देखना, हम ट्रायंगल ले रहे हैं एम बी एन, इन ट्रायंगल एम बी एन देखना, एम बी एन ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अच्छा एम बी एन नहीं, एम एन 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 डैश कर लो, एम एन एन डैश कर लो, इसको देखना एम एन एन डैश, ये ट्रायंगल में बेटा ये एंगल आई है, आई के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा, तो ये हाइपोटेनियस। क्या साइन आई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस? परपेंडिकुलर कितना है? एन एन डैश, और हाइपोटेनियस कितना है जल्दी बताओ? एम एन। अच्छा भाई, हाँ एम एन, एम एन डैश, ओके सॉरी, ठीक है यहाँ तक। अच्छा इन ट्रायंगल आर वाला कौन सा ट्रायंगल? ये एम बी एन डैश, एम बी एन डैश, ओके। अब जरा इस ट्रायंगल को देखो, आर के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये है 90 डिग्री एंगल, आर के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो साइन आर की वैल्यू देखना, साइन आर की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एम बी अपॉन एम एन डैश, और देखो तो जरा एम बी अपॉन एम एन डैश में एम बी क्या एन एन डैश की इक्वल नहीं है, तो क्या एम बी की जगह मैं एन एन डैश लिख दूँ, चलेगा? क्या दोनों ही इक्वल है? फर्स्ट और सेकंड को देखो, ये एम एन डैश एन एन डैश अपॉन एम एन डैश, एन एन डैश अपॉन एम एन डैश, क्या साइन आई इक्वल टू साइन आर हो गया? तो क्या एंगल आई इक्वल टू आर हो गया? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूव्ड बाय हाइगन्स वेव थ्योरी। ख़त्म। केसेस कितने बढ़ रहे हैं देख रही हो? 15 मई तक तो ऐसे ही बंद है, वो एक्सटेंड हो जाएगा।
वो 1 जून हो जाएगा, वो 1 जून हो जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा खेल। हो गया बेटा, बस आज के लिए यहीं तक, ठीक है। कल ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्नेल्स लॉ प्रूव करना हाइगन्स वेव थ्योरी से, और फिर उसके बाद हाइगन्स वेव थ्योरी खत्म। इसमें न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है बस। कल से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।